कह सकता था कि यह वही परितोष बाबू है जिनकी गिनती कोलकाता में सबसे रईस लोगों में होती है, जिनकी कई सारी फैक्ट्रियां हैं जहां हजारों लोग काम करते हैं। उनका एक ही बेटा है जिसका नाम है दीपांकर। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। समृद्ध और संपन्न परितोष बाबू का चेहरा इन दिनों पहचाना भी नहीं जा सकता था। दूध की तरह सफेद उनके चेहरे पर इन दिनों मैल की मोटी परत नजर आती है और उनका गठीला शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि उनकी हड्डियां तक दिखाई देती थी। कल को जहां उनके पीछे महंगी गाड़ियों और नौकर चाकर का काफिला होता था, वहीं आज पागल खाने के उस छोटे कमरे में वह पूरा दिन दीवार को निहारते रहते। कभी छत पर टंगे पंखे को घूरते तो कभी फूट फूट कर रोने लगते। पूरे 1 बरस हो गए उन्हें इस पागल खाने में, और इस 1 बरस में उनकी हरकत रत्ती भर भी नहीं बदली। पागल खाने में जंजीरों से लिपटे हुए कभी कभी कुछ देर बिल्कुल शांत रहते, फिर जोर जोर से चीखने लगते। उनके चीखने की आवाज इतनी तीव्र होती कि डॉक्टर और नर्स तो सहम ही जाते। पागल खाने में बंद मानसिक बीमारी से जूझ रहे और भी मरीज बहुत डर जाते। दीपांकर आज अपने पिता परितोष बाबू से मिलने आया है। वो अपने पिता के चेहरे को घूर घूर कर देखता है, वह भी उसे घूर घूर कर देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पास ही खड़ी परितोष बाबू की पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक परितोष बाबू जोर जोर से चीखने लगते हैं। दीपांकर, दीपांकर, नीचे चल बेटा, बहुत रात हो रही है। यहाँ क्या कर रहा है? तू नीचे चल। अरे अरे, तू नीचे क्यों कूद गया? अरे बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचा लो। वो छत से कूद गया है। अरे कोई बचा लो रे मेरे बेटे को। मेरे बेटे के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं भी मर जाऊंगा मैं भी। ये कहते हुए परितोष बाबू जिन जंजीरों से लिपटे हुए थे उसे ही अपने गले में फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो संभव नहीं होता है। तो वो उन जंजीरों से खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं और वो पूरा जोर लगाते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद वो फिर से चीखने लगते हैं। नर्स भागी भागी डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें परितोष बाबू की कंडीशन के बारे में बताती है। डॉक्टर बनर्जी तुरंत आते हैं और उनकी बाह में एक इंजेक्शन लगा देते हैं। वो चीखते चीखते गहरी नींद में सो जाते हैं। दीपांकर के पिता परितोष बाबू के पास अथाह पैसा था, लेकिन वो पैसा अब मिट्टी के ढेर की तरह लगता था। उन पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन उनकी स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। दीपांकर अपनी मां अनन्या के साथ हर दिन अस्पताल अपने पिता को देखने आता और हर दिन उन्हें तिल तिल मरते देखता। परितोष बाबू पिछली दुर्गा पूजा तक बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन पिछले साल की दुर्गा पूजा ने परितोष बाबू की जिंदगी में भूचाल ला दिया। दुर्गा पूजा की नवमी का दिन था। उस दिन दीपांकर पूजा में मेले घूमने गया हुआ था। जब वो घर आया तो रात के 12 बज रहे थे। परितोष बाबू तब तक जगे हुए थे जब तक कि वो घर नहीं आया था। उसके घर वापस लौटने के बाद ही वो सोने गए। उसी दिन रात के 3 बजे की बात है। परितोष बाबू की बड़ी सी दीवार घड़ी में 3 का घंटा 1-1-3 बार बजा। वैसे तो उनकी नींद रात में कम ही खुलती थी, लेकिन उस दिन ना जाने कैसे उनकी नींद खुल गई। और जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा कि उनकी छत पर कोई चल रहा है, जिसके पांवों की आवाज उनके कानों से टकरा रही थी। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात को उनकी छत पर कौन घूम रहा है। उन्होंने अपने बिस्तर के बगल में देखा।
तो उनकी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई थी। वो बिस्तर से उठे और दीपांकर के कमरे की ओर बढ़े। दीपांकर भी गहरी नींद में था। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर गए। हल्की हल्की हवा चल रही थी। दूर तक सन्नाटा रात को अपनी गोद में लिए हुए बैठा था। कुछ दूरी पर कुत्ते भी लगातार भौंके जा रहे थे। यहां तो कोई नहीं है, फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? परितोष बाबू छत की दूसरी ओर गए। फिर वहां जो देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। उन्होंने देखा कि दीपांकर छत की मुंडेर पर बैठा हुआ है। उसके दोनों पांव बाहर लटक रहे हैं और वो किसी से बातें कर रहा है। उन्होंने उन बातों को सुनने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दीपांकर यहाँ क्या कर रहा है? अभी अभी तो मैंने इसे अपने कमरे में सोया हुआ देखा, फिर ये यहाँ कब आ गया? दीपांकर, दीपांकर, यहाँ क्या कर रहा है बेटा? और ये तू ऐसे क्यों बैठा है यहाँ? ऐसे कोई बैठता है क्या? गिर जाओगे। चलो चलो यहाँ से। परितोष बाबू की बातों का दीपांकर पर कोई असर नहीं हुआ और वह उसी तरह अपनी पांव लटका कर बैठा रहा और किसी से बातें करता रहा। परितोष बाबू को अब डर लगने लगा था। वो दीपांकर के पास गए और उसका हाथ पकड़कर नीचे चलने को कहा। उनकी बात सुनकर दीपांकर ने उन्हें गुस्से में मुड़कर देखा। उसकी आंखें उस समय बिल्कुल लाल हो गई थी। उसने अपने पिता को गुस्से में ढकेल दिया और खुद छत से नीचे कूद गया। दीपांकर, दीपांकर! परितोष बाबू जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर घर के नौकर चाकर समेत सभी लोग जाग गए और भागते हुए छत पर आए। परितोष बाबू छत से नीचे झांक रहे थे। उन्होंने देखा कि दीपांकर जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके सिर से खून निकल रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, दीपांकर नीचे गिर गया है, उसके सिर में चोट लगी है। ये कहते कहते उनके पूरे चेहरे पर पसीना आ गया और वो बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उनकी पत्नी उनके सिरहाने खड़ी थी। डॉक्टर साहब उनकी नब्ज देख रहे थे। परितोष बाबू छत पर लगे पंखे की ओर घूर रहे थे। अचानक से वो फिर उसी तरह चिल्लाने लगे, दीपांकर को बचाओ, वो नीचे गिर गया है, उसके सिर में चोट लगी है। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि दीपांकर तो बिल्कुल सही सलामत उनके पास बैठा हुआ था। बाबा क्यों बोलो बाबा, मैं तो आपके पास ही बैठा हुआ हूँ। परितोष बाबू दीपांकर के चेहरे की ओर घूर घूर कर देखने लगे। फिर पागलों की तरह वही हड़बड़ाने लगे, दीपांकर को बचाओ, उसके सिर में चोट लगी है। डॉक्टर ने उनकी हालत देखकर उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया और वो गहरी नींद में सो गए। उस दिन के बाद परितोष बाबू हर दिन ऐसी हरकतें करते। एक दिन तो हद हो गई। रात के 12 बज रहे थे। चुपचाप अपने बिस्तर से उठे और फिर से छत पर चल गए। वो तो संयोग से सुजोग काकू, जो कि उस घर के सबसे पुराने नौकर थे, उन्होंने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। छत पर जाकर उन्होंने देखा कि परितोष बाबू किसी से रोते हुए माफी मांग रहे हैं। मेरे बेटे को मत मारो, वो इकलौता बेटा है मेरा, उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, मत मारो। सुजोग काकू को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे माफी मांग रहे हैं, क्योंकि वहां तो कोई नहीं था। लेकिन फिर परितोष बाबू ने एक नाम बोला, जिसे सुनकर सुजोग काकू के कान खड़े हो गए। वो नाम था मानसिका। उस नाम को सुनकर सुजोग काकू की जमीन हिल गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस बीच परितोष बाबू छत की मुंडेर पर चढ़ गए और कहने लगे, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अब मैं भी नहीं बचूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। ये कहकर वो छत से नीचे छलांग लगाने ही वाले थे कि सुजोग काकू ने उन्हें पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग छत पर आ गए। फिर उन्हें नीचे ले जाया गया। उस दिन के बाद से घर की छत हमेशा बंद रहने लगी। परितोष बाबू की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था।
उल्टा वो हर दिन किसी अदृश्य आत्मा से बातें करने लगे थे। उन्हें लगता कि वह अदृश्य आत्मा उनके कानों के पास आकर पहले तो खिलखिलाकर हंसती है और फिर जोर से चिल्लाती है, इतनी जोर से कि कानों का पर्दा फट जाए। नहीं नहीं, मत चिल्लाओ तुम, मत चिल्लाओ। परितोष बाबू की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। पूरे 1 बरस से वे वहीं हैं। आज जब दीपांकर उन्हें देखकर अस्पताल से लौटा तो वह बहुत परेशान दिख रहा था। डॉक्टरों ने उसे साफ साफ कह दिया था कि स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। दवाइयां तो दे रहे हैं लेकिन उनका शरीर दवाइयों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दीपांकर के कानों में डॉक्टर की वो बात बार बार गूंज रही थी, देखिए दवाइयां तो दे रहे हैं लेकिन उनका शरीर दवाइयों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। दीपांकर अपने पिता को बहुत ही प्यार करता था। वो भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसे बचपन से लेकर जवानी तक की हर बात याद आने लगी थी कि कैसे उसके पिता ने उसकी खुशियों का ख्याल रखा, कैसे उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में भी समय निकालकर उसके साथ समय बिताया, कैसे जब वो पहली बार साइकिल सीख रहा था और वो गिर पड़ा था और उसके घुटने छिल गए थे तो परितोष बाबू तब तक ठीक से सो नहीं पाए थे जब तक कि उसके घाव भर नहीं गए थे। तमाम छोटी बड़ी बातों को याद करके वो रोए जा रहा था। तभी सुजोग काकू उसके पास आए। सुजोग काकू दीपांकर को बचपन से ही देखते आए थे। वह उनकी गोद में खेलकर ही बड़ा हुआ था। आज सुजोग काकू उसके पास आए। मत रो बेटा, मत रो। जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। ये आप क्या कह रहे हैं काकू? बाबा ने क्या किया? तुम्हारे बाबा ने हत्या की है, एक मासूम की हत्या, और वो उसी का हिसाब दे रहे हैं। तब जाकर सुजोग काकू ने बताना शुरू किया। परितोष बाबू बहुत ही अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनका बेटा मेरी बेटी मानसी से प्यार करे, क्योंकि मैं इस घर का नौकर हूं और परितोष बाबू एक नौकर की बेटी को अपनी बहू बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। एक दिन उन्होंने तुम्हें और मानसी को एक रेस्टोरेंट में मिलते हुए देख लिया था। यूं तो परितोष बाबू तुम्हें जान से ज्यादा चाहते थे, लेकिन मानसी से तुम्हारे विवाह की बात को सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि तुम दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। ये सर्दियों की एक रात की बात है। सभी लोग गहरी नींद में थे। तभी परितोष बाबू मानसी के कमरे में गए और उसे जहर से भरा इंजेक्शन लगा दिया। मानसी की आंखें उस समय खुल गई और उसने सामने परितोष बाबू को देखा। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मानसी मर गई। किसी को कोई शक नहीं हुआ कि उसकी मौत कैसे हुई। सभी को लगा कि उसकी मौत किसी जहरीले सांप के काटने से हुई है। तुम्हें भी मानसी की मौत के कड़वे सच को स्वीकार करना पड़ा। परितोष बाबू ने अपनी पहुंच का फायदा उठाकर मानसी का पोस्टमार्टम तक होने नहीं दिया। मुझे भी इस असलियत का पता नहीं लगता। अगर मैं उस दिन परितोष बाबू के मुंह से मानसी का नाम नहीं सुना होता, उस दिन उनकी जान तो मैंने बचा दी, लेकिन जब मानसी ने सारी बात बताई तब मैं भी परितोष बाबू से नफरत करने लगा। मानसी की आत्मा भटक रही है। मानसी बार बार कुछ ऐसा करती है कि परितोष बाबू को लगता है कि वो तुम्हें मार देगी। बार बार वही बात आकर वो उनके कानों में कहती है। वो चाहती है कि वो भी उस दर्द का एहसास करे जो दर्द उसने महसूस किया था जब उन्होंने जहर भरा इंजेक्शन उसे लगा दिया था। यह सुनकर दीपांकर अंदर से टूट गया। अब उसे भी अपने पिता से नफरत सी हो गई थी। परितोष बाबू 3 महीने और पागल खाने में रहे। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो रात को जंजीर तोड़कर बाहर निकल आए। नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे को कुछ मत करो, कुछ मत करो, नहीं। हाँ हाँ। इसके बाद वो डॉक्टर के कमरे में चले गए। डॉक्टर साहब उस समय गहरी नींद में थे। उन्होंने अलमारी से एक शीशी निकाली, फिर उसकी दवाई इंजेक्शन में भरी और खुद को लगा लिया। अगले दिन सुबह जब सबने देखा तो वह मृत पाए गए।